हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो किसी भी सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर इज़ योर एनाटमी। तो जब हम फिजियो के साथ में पढ़ रहे हैं तब हम इसको फंक्शनल एनाटमी कहते हैं, ठीक है। तो जितना आपको फिजियोलॉजी में नोट्स के लिए चाहिए उतना मैं अभी पढ़ा रही हूँ। एनाटमी विल स्टडी लेटर। तो व्हाट इज़ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले जानिए रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। तो इनहेलेशन क्या होता है, सांस अंदर खींचना, दैट इज इनहेलेशन, एंड सांस बाहर छोड़ना, दैट इज एक्सहेलेशन, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। जिसमें कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं, दिस इज़ योर लाइक स्कूल नॉलेज, कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 20% और ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जो है ये हम इनहेलेशन में अंदर लेते हैं, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिसका बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यूज़ से क्या होती है, वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो इनहेलेशन में हमने क्या किया, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल किया। ये ऑक्सीजन हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ हुई। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का बाय प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हम वापस एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में चेंज कर दे, एटमॉस्फेयर में वापस जो है एक्सहेल कर देते हैं। और इस तरह से हमारा जो है रेस्पिरेशन चला करता है इन एन इनवॉलंटरी मैनर। तो रेस्पिरेशन क्या है, इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये एक इनवॉलंटरी एक्ट है। इनवॉलंटरी एक्ट है इस वजह से आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप होता रहता है अंडर ऑटोनोमस कंट्रोल, दैट विल डिस्कस लेटर। तो फर्स्टली यू शुड नो कि जो है रेस्पिरेशन की क्या क्या स्टेजेस हैं। तो मेनली क्या है, 4 स्टेजेस हैं इसकी, हाँ। जिसमें पहला है हमारा वेंटिलेशन स्टेज। अब वेंटिलेशन, जब हम वेंटिलेशन एक लाइक लेमैन क्या समझता है वेंटिलेशन से, वेंटिलेशन क्या है, जब आपने भी ये चीज़ सुनी होगी कि जो है कहते हैं कि कमरे का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, इसमें खिड़की दरवाजे होने चाहिए, खिड़कियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये खिड़की दरवाजे क्या करते हैं, कमरे का वेंटिलेशन करते हैं। वेंटिलेशन मतलब इट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दिस इज़ अ लेमैन टर्म। वेंटिलेशन प्रॉपरली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो अब हमारे रेस्पिरेशन के टर्म्स में वेंटिलेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड, ठीक है। तो जो नॉर्मल, जब हम ऐसे लेमैन्स लैंग्वेज बोलते हैं तो कमरे की एयर और बाहर की एयर, उसका एक्सचेंज को हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं। जब हम रेस्पिरेशन के टर्म्स में वेंटिलेशन को बोलते हैं तो हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर, मतलब बाहर की एयर और हमारे ब्लड में एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज वेंटिलेशन स्टेज। देयर आफ्टर आता क्या है, ट्रांसपोर्ट से स्टेज। तो ट्रांसपोर्ट स्टेज क्या है, दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। एक बार गैसेस एक्सचेंज हो गई, गैसेस बाहर के एटमॉस्फेयर से हमारे ब्लड में आ गई, देन देर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड टिश्यूज़, मतलब लंग्स ने टिश्यूज़ को ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया। देन देर इज एक्सचेंज स्टेज। एक्सचेंज स्टेज क्या है कि गैसेस गेट एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टमिक ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। अब ये किन गैसेस की बात हो रही है भाई, एक चीज़ हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड, एक चीज़ कहते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेशन के बाद मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जब ये वापस जा रहे हैं इनटू द एनवायरनमेंट, तो देयर इज एन एक्सचेंज।
कि जो भी चीज़ ऑक्सीजन को वापस एक ऑक्सीजन को टिश्यू तक लेके आई है वो खाली नहीं लौट रही है, वो क्या कर रही है, वो टिश्यू से जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस एनवायरनमेंट पर ले जा रही है। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन कम्स टिश्यू स्टेज। टिश्यू स्टेज में क्या है, जो ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर हुई है वो यूटिलाइज हो जाएगी, इस पे माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स एक्ट करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हाँ, मतलब टिश्यू स्टेज में क्या हुआ, ऑक्सीजन जो कि टिश्यू को डिलीवर हुई थी उसको जो है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स की प्रेजेंस में टिश्यू ने यूटिलाइज कर लिया, यूज़ कर लिया, किस लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, और इस एनर्जी बनाने के प्रोसेस में क्या हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, जिसको हमने कहा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके रेस्पिरेशन के कंपोनेंट्स जानिए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स जानिए। इसमें क्या है, एक डिस्टिंक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, जिसका कि अलग अलग सिग्निफिकेंस है, हम अलग अलग पढ़ेंगे इसको। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखिए, आपका रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से हो जाता है, आपका रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है नोज से। ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू वोकल कॉर्ड्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या है, नोज है, साइनसेस हैं, नोज, पैरानेजल साइनसेस, ग्लॉटिस, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आया, ट्रकिया, एयरवेज एंड एल्वियोलाई। अब देखते हैं यही चीज़ क्या है। देखिए, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या हुआ, देखिए पहले क्या हुआ, ये जो मोस्ट टर्मिनल स्ट्रक्चर है दैट इज नोज या नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, अब नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या है, हेयर है जिसको विब्रिसे बोलते हैं। ठीक, नॉस्ट्रिल्स के अंदर हेयर है। ठीक, ये हेयर का काम क्या है, हेयर सिलिया का फंक्शन आप जानते हैं, सिलिया लोअर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा होगा। तो ये हेयर क्या करते हैं, ये जो है डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। डस्ट पार्टिकल्स को ये हेयर जो है ये ट्रैप कर लेते हैं। अब ट्रैप होने के लिए डस्ट पार्टिकल्स का कुछ पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपका जस्ट नोज है वो जो है कितने भी बड़े डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप कर लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो 10 माइक्रॉन्स का जो साइज है, इतने बड़े डस्ट पार्टिकल्स ये ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि ये एयर पैसेज को जो है ये लिबरली एक्टिव करेगा। ठीक है, दूसरा नोज क्या कहाँ जाएगा, ये फिर आगे आपके और स्ट्रक्चर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ये यहाँ तक आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, देयर आफ्टर ये ट्रकिया, ब्रोंकाई और लंग्स जो है ये आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो देखिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हुआ, नोज, पैरानेजल साइनसेस, फेरिंग्स और लैरिंग्स। तो इसमें क्या हुआ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मेन काम क्या है, इट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, इंस्पिरेशन हो रहा है, नोज में इंस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, और ये इंस्पायर्ड एयर जो है ये ह्यूमिडिफाइड हो जाती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये ह्यूमिडिफाई हो रही है। ठीक है, जो बाहर का टेम्परेचर है वो बॉडी के अंदर जा कर के क्या हो रहा है, ये एयर के ह्यूमिडिफाई होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारा बॉडी का टेम्परेचर अलग है और बाहर का टेम्परेचर अलग है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। तो ये फंक्शन है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का।
तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या कर रहा है, इंस्पायर्ड एयर को ह्यूमिडिफाई कर रहा है और उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर जैसा बना दे रहा है। तो देखते हैं पहले नोज क्या कर रही है। नोज क्या है, नोज में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है। दिस इज नथिंग टू लाइक एक्सप्लेन, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एनीथिंग विच लाइन्स इज द एपिथेलियम। तो ये नोज क्या है, ये नोज की जो लाइनिंग है उसको हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कह देते हैं, क्योंकि नोज का मेन काम क्या है, स्मेल। तो ये स्मेल सेंसेशन रिसीव करता है, स्मेल को हम कहते हैं ऑल्फैक्शन। तो नोज की लाइनिंग एपिथेलियम को हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कह दे रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स जो है, जो कि मोर देन 10 माइक्रोमीटर है, इसको ये फिल्टर कर देगा, इसको ये अंदर नहीं आने देगा। देयर आफ्टर इसके सेक्रीशंस जो है, नोज के सेक्रीशंस जो हैं उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और इंटरफेरॉन्स होते हैं। अब देखिए नोज की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, 20 माइक्रोलीटर्स ही है, लेकिन इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कई गुना मैग्नीफाई हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ नेजल टर्बिनेट्स। ठीक है, तो नॉर्मली जो नोज हमारी ऐसी हो सकती थी, ठीक है, वो ऐसी ना हो करके इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं टर्बिनेट्स। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर सी। तो ये हमारी नॉर्मली ये वॉल्यूम हो सकती थी, ये वाली, ये हमारा नेजल सेप्टम है। ये हमारा नेजल सेप्टम है और ये जो है ये टर्बिनेट्स है। ठीक है, तो नेजल टर्बिनेट्स की वजह से क्या हो रहा है, ये एरिया बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जा रही है। अब एक और फंक्शन है कि नोज विल ऑफर 50% रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस के टाइम पे क्या होता है, नोज से सेक्रीशंस बहने लगते हैं और नोज जो है उसका टर्बिनेट्स हाइपरट्रोफाई हो जाते हैं, टर्बिनेट्स एनलार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण 50% रेजिस्टेंस नोज ही दे देती है। तो नोज जो है ये हमारा जब वायरल इन्फेक्शन है तो और किसी चीज़ के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारी नोज ही सबसे पहले आगे आती है। ठीक है, नोज के बाद आते हैं हमारे पैरानेजल साइनसेस। अब पैरानेजल साइनसेस जो है ये नेजल पैसेज के अराउंड प्रेजेंट है पूरा। ठीक है, 4 पैरानेजल साइनसेस हैं, जिसको मैक्सिलरी, स्फीनॉइड, एथमॉइड और फ्रंटल बोलते हैं। अब फ्रंटल देखिए, फ्रंटल एरिया जो मैंने कहा था आपको, इसको अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे तो बेटर याद होगा। फ्रंटल एरिया करस्पॉन्ड्स टू योर फोरहेड। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन योर फोरहेड इज कॉल्ड फ्रंटल। तो फ्रंटल साइनस कहाँ लोकेट होगा, फ्रंटल साइनस होगा आपके फोरहेड की तरफ। तो ये जो पोर्शन है ये आपका फ्रंटल साइनस है। देयर आफ्टर ये आपकी नेजल सेप्टम हो गई बीच में एकदम। ठीक है, नेजल सेप्टम के पास और आँख की तरफ, दिस इज योर एथमॉइड साइनस, एथमॉइड साइनस। ठीक है, ये मोस्ट एंटीरियर है। ठीक है, और नाक का जो एंडिंग पॉइंट है, ये बेस ऑफ नोज जो है, ठीक है, यहाँ तक जो साइनस आ रहा है दिस इज मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, अब मैक्सिलरी साइनस आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए ये मैक्सिला है, ये मैक्सिला है और ये मैंडिबल है। तो ये जो है मैक्सिला से ऊपर वाला दैट इज मैक्सिलरी, आँख और नाक के बीच में जो है दैट इज एथमॉइड, फोरहेड पे जो है दैट इज फ्रंटल, और ईयर लोब और ये टेम्पल्स की तरफ से जो है ये है स्फीनोइडल। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर पैरानेजल साइनसेस आर सिचुएटेड। ठीक है, इनका क्या काम है, ये एयर स्पेसेस होते हैं। पैरानेजल साइनसेस क्या होती हैं, ये एयर स्पेसेस होती हैं। तो ये क्या करेगा, दिस विल लाइटन द स्कल, एयर स्पेसेस। ठीक, देन इट विल गिव रेजोनेंस टू द वॉइस and it will provide protection to the brain while facial trauma. ठीक है,
फिर देखते हैं हम फेरिंग्स आता है इसमें। अब फेरिंग्स के अंदर क्या है, नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है और लैरिंगोफेरिंग्स है। ठीक, नेजोफेरिंग्स क्या है, नेजोफेरिंग्स बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिहाइंड द नोज लोकेटेड है। ठीक, जस्ट बिहाइंड द नोज। और कहाँ तक है, पोस्टीरियर नेर्व्स, हमारा जो अभी अपने नोज का डायग्राम देखा था, ये एंटीरियर नेर्व्स हैं और ये जो एंड होता है ना, ये रूट ऑफ नोज, इस तरफ जो है जाता है, तो ये पोस्टीरियर नेर्व्स है। ठीक है, तो ये कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, नेजोफेरिंग्स फ्रॉम पोस्टीरियर नेर्व्स टू द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अब इसके अंदर ही आपको यूस्टेशियन ट्यूब्स और पोस्टीरियर नेर्व्स मिल जाएंगे नेजोफेरिंग्स के अंदर ही। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। देखिए ये डायग्राम है इसका, तो देखिए ये आपकी सॉफ्ट पैलेट है, ये एरिया आपकी सॉफ्ट पैलेट है, ये आपके पोस्टीरियर नेर्व्स हैं। इन पोस्टीरियर नेर्व्स से लेकर के ये सॉफ्ट पैलेट तक आपका नेजोफेरिंग्स आया। अब सॉफ्ट पैलेट से लेकर के हायोइड बोन, ये हायोइड बोन है, सॉफ्ट पैलेट से हायोइड बोन की तरफ ये आया आपका ओरोफेरिंग्स, और हायोइड बोन से लेकर के लैरिंजियल ट्यूब तक या एसोफेगस तक ये आपकी ये लैरिंग्स है और ये आपका लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स है। ठीक है, तो दिस इज हाउ फेरिंग्स इज लोकेटेड। उसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स एंड ग्लॉटिस। तो लैरिंग्स में क्या है, एपिग्लॉटिस होता है, एरिटेनॉइड्स होता है और वोकल कॉर्ड्स होता है। ये एपिग्लॉटिस और एरिटेनॉइड्स जो है ये दोनों मिल क्या करते हैं, ये ड्यूरिंग डेग्लूटिशन मतलब खाना खाते समय ये क्या करेगा, वोकल कॉर्ड को कवर कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है फूड एस्पिरेशन नहीं होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड एस्पिरेशन नहीं होगा क्योंकि एपिग्लॉटिस और एरिटेनॉइड्स मिल करके क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड को कवर कर लेते हैं। और एरिटेनॉइड्स क्या कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं एयर फ्लो का। ठीक है, क्योंकि ये इनलार्ज हो जाते हैं इन्फेक्शंस में। ठीक है, देन लैरिंग्स, लैरिंग्स इज आवर वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो दीज स्ट्रक्चर्स फॉर्म द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत अपलोड करूँगी। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बता दूँगी। This will finish our functional organization and we'll try to rush with this respiratory system so that you people be in time while before before your prof exams you are well prepared with your course. Thank you so much. If you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.